एक बहुत ही अमीर और प्रभावशाली व्यापारी जो अपने कर्मचारियों के लिए भगवान जैसा था और हजारों लोग उसे बुलाते थे अन्नाची, मतलब बड़ा भाई। गरीबी की गहराई से उठकर इस इंसान ने अपने हाथों से खड़ा किया एक बहुत बड़ा साम्राज्य, सरवना भवन। लेकिन इस महान इंसान के अंदर भी एक अंधेरा पहलू था। आज की कहानी उसी अंधेरे पहलू पर आधारित है, जहां सफलता की ऊंचाइयों को छूने वाला एक इंसान आखिरकार अपने ही पापों के अंधेरे में डूब जाता है। तो चलिए कहानी शुरू करते हैं। दिन था 31 अक्टूबर 2001। जगह कोडाईकनाल, तमिलनाडु। एक तस्वीर जैसी खूबसूरत पहाड़ी जगह। उस रात हल्की बारिश हो रही थी। मुरुगासन और रामन तमिलनाडु सरकार के 2 फॉरेस्ट गार्ड जो कोडाईकनाल के पास गश्त कर रहे थे। जंगल के जानवरों की गतिविधियों को नोट करना और हेड ऑफिस में जमा करना उनका रोज का काम था। ये जंगल उनके लिए नया नहीं था। हर रास्ता, हर पेड़, हर मोड़, सब कुछ उन्हें अच्छी तरह से पता था। लेकिन उस रात एक मोड़ पर पहुंचते ही उनकी नजर पड़ी कुछ अजीब चीज पर। करीब 5 मीटर नीचे घनी झाड़ियों के बीच कुछ पड़ा हुआ था, लेकिन वो कोई जंगली जानवर नहीं था। वे नीचे उतरे और जो उन्होंने देखा वो देखकर चौंक गए। एक युवक की सड़ी हुई लाश, नीली चेक शर्ट, चंदन रंग की पैंट। देखकर लग रहा था कि वो एक पढ़ा लिखा शहरी युवक था। लाश पूरी तरह से सड़ चुकी थी, शरीर फूल गया था, लेकिन गले पर साफ चोट के निशान थे। पुलिस आई, केस दर्ज हुआ। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में साफ लिखा था, गला दबाकर हत्या, डेथ बाय एस्फिक्सिया। पुलिस समझ गई कि ये पूरी तरह से एक प्लान्ड किया हुआ मर्डर है। लेकिन सबसे बड़ी समस्या थी ये कि ये आदमी कौन है। कोई मिसिंग रिपोर्ट नहीं, कोई सुराग नहीं। आखिर में लाश को पहाड़ी ढलान पर दफना दिया गया। जांच के दौरान पुलिस के सामने एक नाम बार बार आ रहा था, और वो था तमिलनाडु का मशहूर व्यापारी डोसा किंग पी राजागोपाल। राजागोपाल एक सेल्फ मेड बिलियनर था, जो भारत की सबसे सफल रेस्टोरेंट चेन सरवना भवन का मालिक था। वो अपने कर्मचारियों के लिए भगवान, दानवीर और परोपकारी था। तो फिर क्यों इस इंसान का नाम कोडाईकनाल में मिली इस लाश से जोड़ा जा रहा था? ये समझने के लिए हमें थोड़ा अतीत में जाना होगा। साल था 1947। 5 अगस्त, आजादी के ठीक 10 दिन पहले। तमिलनाडु के एक छोटे से गांव में एक बच्चे का जन्म होता है। उसका नाम रखा जाता है पिचाई राजागोपाल। ये परिवार नादार समुदाय से था, जो पहले ताड़ी बेचने का काम करता था। राजागोपाल का परिवार बहुत गरीब था, इसीलिए मजबूरी में उसे बचपन में ही पढ़ाई छोड़कर कमाने के लिए काम करना पड़ा। शुरुआत में वो लोगों की दुकानों में बर्तन धोता, चाय बनाता, छोटे मोटे काम करता। कुछ समय बाद वो कुडम्बकम शहर में एक छोटी सी किराने की दुकान खोलता है। उस दुकान का नाम रखता है मुरुगन स्टोर। भगवान मुरुगन के प्रति उसकी गहरी आस्था के कारण उसने ये नाम रखा था, और उस दुकान का स्लोगन था क्वालिटी, हाई क्वालिटी। एक दिन जब वो दुकान पर बैठा था, एक ग्राहक आया। उसने कहा, यहां आसपास खाने की कोई दुकान नहीं है, मुझे खाना खाने के लिए 5 किलोमीटर दूर जाना पड़ता है। ये बात सुनकर राजागोपाल के दिमाग में एक आइडिया आया। उसने सोचा, क्यों न यहां एक अच्छा रेस्टोरेंट खोला जाए, जहां मध्यम वर्ग के लोग कम पैसों में साफ सुथरी जगह पर अच्छा खाना खा सकें। ये सोच और मजबूत हो गई जब वो एक ज्योतिषी से मिला। ज्योतिषी ने उसे सलाह दी कि उसे आग से जुड़ा कोई काम शुरू करना चाहिए। 14 दिसंबर 1981, चेन्नई के एक शांत इलाके में राजागोपाल ने अपना पहला रेस्टोरेंट खोला। डोसा, इडली और वड़ा बेचकर उसके रेस्टोरेंट की शुरुआत हुई। भगवान मुरुगन के प्रति उसकी आस्था के कारण उसने रेस्टोरेंट का नाम रखा सरवना भवन। शुरुआत आसान नहीं थी। पहले ही महीने में उसे 10,000 रुपए का नुकसान हुआ, लेकिन इसके बावजूद राजागोपाल ने कभी भी खाने की क्वालिटी से समझौता नहीं किया। वो अपने कर्मचारियों को अच्छी सैलरी देता, उन्हें अपने परिवार की तरह मानता। धीरे धीरे लोग उसके रेस्टोरेंट में आने लगे। बहुत कम समय में ही उसके खाने की चर्चा पूरे चेन्नई शहर में फैल गई। उसका बिजनेस तेजी से बढ़ने लगा। दूर दूर से लोग सरवना भवन में खाना खाने आने लगे। खाने की क्वालिटी, सफाई और स्वाद की वजह से उसकी पहचान देश के बाहर भी बनने लगी। लंदन, सिंगापुर, दुबई, कुवैत, कतर, ऑस्ट्रेलिया, जर्मनी, फ्रांस और अमेरिका, दुनिया भर में सरवना भवन के आउटलेट खुलने लगे। अब राजागोपाल एक इंटरनेशनल बिजनेसमैन बन चुका था। उसे लोग डोसा किंग कहने लगे। सरवना भवन पूरी दुनिया में फैल गया। हजारों लोगों को रोजगार मिला।
राजा गोपाल अपने कर्मचारियों के लिए ऐसी सुविधाएं देता था जो बड़े बड़े कंपनियां भी नहीं देती, जैसे कर्मचारियों के बच्चों की पढ़ाई का खर्च, लाइफ इंश्योरेंस, त्योहारों पर कपड़े, रहने की सुविधा, बीमारी में इलाज, सब कुछ वो खुद संभालता था। इसी वजह से उसके कर्मचारी उसे भगवान मानते थे और प्यार से उसे अन्नाची बुलाते थे, जिसका मतलब होता है बड़ा भाई। लेकिन इस आदमी का एक और पहलू भी था। वो ज्योतिष पर अंधविश्वास करता था। जिंदगी का हर फैसला वो ज्योतिषी की बात के अनुसार ही लेता था। चलिए अब इस घटना की और गहराई में चलते हैं। कोडाई कनाल से लगभग 500 किलोमीटर दूर चेन्नई। एक दिन एक युवती अपनी मां के साथ आंखों में आंसू लेकिन मन में जिद और हिम्मत लेकर हाथ में 40 पन्नों की लिखी हुई शिकायत का पत्र लेकर थाने में दाखिल होती है। जब पुलिस उस चिट्ठी को पढ़ना शुरू करती है तो वे चौंक जाते हैं। ये कोई साधारण शिकायत नहीं थी, ये था अपहरण, अत्याचार और हत्या की साजिश का आरोप। और जिसके खिलाफ ये शिकायत थी वो कोई आम आदमी नहीं था, वो था चेन्नई का मशहूर व्यापारी पी राजा गोपाल, डोसा किंग, जिसकी शक्ति हर जगह फैली हुई थी। सरवाणा भवन का संस्थापक, सबका प्यारा अन्नाची। लेकिन वो युवती कौन थी? इस कहानी को समझने के लिए हमें थोड़ा पीछे जाना होगा। जीव ज्योति, एक साधारण लड़की। जीव ज्योति का जन्म चेन्नई से लगभग 400 किलोमीटर दूर तमिलनाडु के एक छोटे से तटीय गांव वेदारण्यम में हुआ था। जीव ज्योति के पिता 3 लाख रुपए से भी ज्यादा कर्ज में डूब गए थे, जिसके कारण उन्हें गांव छोड़कर परिवार के साथ शहर आना पड़ा। वहां एक जान पहचान वाले की सिफारिश से उन्हें सरवाणा भवन की के नगर शाखा में नौकरी मिल गई। राजा गोपाल के रेस्टोरेंट में नौकरी मिलने के बाद इस परिवार की जिंदगी पूरी तरह बदल गई। कुछ ही महीनों में जीव ज्योति के पिता असिस्टेंट मैनेजर बन गए और उन्हें रेस्टोरेंट के पास एक घर भी दिया गया, वो भी बिना किराए के। इसी बीच कुछ साल बीत गए। रामास्वामी का परिवार तब तक चेन्नई में पूरी तरह बस चुका था। अच्छी नौकरी, अच्छा रहने का इंतजाम, आर्थिक स्थिरता, इन सब के पीछे था राजा गोपाल। कुल मिलाकर राजा गोपाल इस परिवार के लिए भगवान जैसा था। जीव ज्योति 15 साल की हो गई। वो बहुत ही सुंदर थी, गोरा रंग, बड़ी बड़ी आंखें, घने बाल। उसकी सुंदरता सबका ध्यान खींचती थी। इसी समय राजा गोपाल की दिलचस्पी जीव ज्योति के परिवार में बढ़ने लगी। असल में राजा गोपाल की बुरी नज़र जीव ज्योति पर पड़ चुकी थी। धीरे धीरे ये पसंद एक खतरनाक जुनून में बदल गई। तब तक राजा गोपाल की दूसरी शादी हो चुकी थी, लेकिन उसके दिमाग में एक ही भविष्यवाणी घूम रही थी। ज्योतिषी ने कहा था, आप तीसरी शादी करें तो आपका व्यापार और 2 गुना बढ़ेगा और पैसा कई गुना ज्यादा आएगा। और इस तीसरी पत्नी के रूप में राजा गोपाल ने मन ही मन जीव ज्योति को चुन लिया। इसी बीच प्रिंस और जीव ज्योति एक दूसरे से प्यार करने लगे। प्रिंस जीव ज्योति के भाई का मैथ्स टीचर था, जो उनके घर पढ़ाने आता था। थोड़े ही समय में दोनों का रिश्ता बहुत गहरा हो गया और उन्होंने तय कर लिया कि वो एक दूसरे से शादी करेंगे, बिना घर वालों को बताए। 28 अप्रैल 1998 को 18 साल की जीव ज्योति घर से भागकर प्रिंस से शादी कर लेती है। शादी के बाद वे साउथ चेन्नई के कोट्टीवक्कम में रहने लगते हैं। ये खबर जैसे ही किसी तरह राजा गोपाल के कानों तक पहुंची, वो गुस्से से आग बबूला हो गया, क्योंकि अन्नाची ने जिसे अपनी भविष्य की पत्नी के रूप में सोच रखा था, वो लड़की किसी और से प्यार करके शादी कैसे कर सकती है। किसी भी तरह उसे जीव ज्योति को अपने कब्जे में रखना था और इसी उद्देश्य से प्रिंस को रास्ते से हटाने की कोशिश शुरू हुई। धीरे धीरे सब कुछ बदल गया 2001 में। जीव ज्योति तब अपना एक छोटा सा ट्रैवल एजेंसी बिजनेस शुरू करने का सपना देख रही थी। काफी कोशिशों के बाद भी बैंक से लोन नहीं मिला। तभी मदद के लिए हाथ बढ़ाया उसी आदमी ने, राजा गोपाल ने। राजा गोपाल मदद करने को तैयार तो हुआ, लेकिन बदले में एक अजीब शर्त रखती। 5 फ्राइडे वेल्लोर जाकर उसके गुरु के निर्देश पर कुछ क्रियाएं करनी होंगी और हर रिचुअल के बाद वो किस्तों में पैसा देगा। पैसों की बहुत जरूरत थी, इसलिए मजबूरी में जीव ज्योति इस शर्त को मान जाती है। हर फ्राइडे उसे वेल्लोर जाना पड़ता था। वहां उससे अजीब अजीब पूजा पाठ करवाए जाते थे। सब कुछ उसे मजबूरी में सहना पड़ रहा था। फिर 5वें फ्राइडे को उसे 5 लाख रुपए का चेक मिला। 23 अगस्त 2001। अन्नाजी के दिए हुए इन्हीं 5 लाख रुपए से जीव ज्योति और प्रिंस ने अपनी छोटी सी ट्रैवल एजेंसी खोल ली।
इधर राजा गोपाल जीव ज्योति को अपना बनाने की कोशिश में लगा हुआ था। किसी भी तरह उसे शादी के लिए राजी करना था। इसीलिए वो महंगे महंगे तोहफे, आर्थिक मदद देकर उसका दिल जीतने की कोशिश करता। लेकिन अगर जीव ज्योति उसकी मर्जी के खिलाफ जाती तो वो उसे डराता धमकाता भी था। मदद और शर्त, इन दोनों को मिलाकर राजा गोपाल ने जीव ज्योति के चारों ओर एक अदृश्य जाल बुन दिया था। कुछ समय बाद जीव ज्योति बीमार पड़ जाती है और उसे अस्पताल में भर्ती कराया जाता है। ये खबर मिलते ही राजा गोपाल अपने डॉक्टरों के साथ अस्पताल में उसके कमरे में पहुंच जाता है। राजा गोपाल के प्राइवेट डॉक्टर उसकी रिपोर्ट देखकर कहते हैं उसे तुरंत दूसरे अस्पताल में शिफ्ट करना होगा। राजा गोपाल तुरंत जीव ज्योति को अस्पताल से डिस्चार्ज कराने का इंतजाम करता है। जीव ज्योति को दूसरे अस्पताल में भर्ती किया जाता है। इसके बाद वे प्रिंस को अस्पताल आने के लिए कहते हैं, एक सीमेन टेस्ट के लिए। राजा गोपाल जीव ज्योति से कहता है जब तक ये टेस्ट नहीं हो जाता वे दोनों साथ नहीं रह सकते। 4 दिन बाद राजा गोपाल के गुंडे प्रिंस को घर से उठाकर अस्पताल ले जाते हैं टेस्ट कराने के लिए। प्रिंस का सीमेन टेस्ट किया जाता है और रिपोर्ट में कहा जाता है कि वो HIV पॉजिटिव है और उसे इलाज की जरूरत है। इसी बीच राजा गोपाल जीव ज्योति को फोन करके बताता है कि प्रिंस HIV पॉजिटिव है। वो ये भी कहता है प्रिंस तुम पर ब्लैक मैजिक कर रहा है, उसने तुमसे पैसों के लिए शादी की है, तुम उसे छोड़ दो और नई जिंदगी शुरू करो। जीव ज्योति ये सब सुनकर फोन काट देती है। वो समझ चुकी थी कि प्रिंस और उसे अलग करने के लिए राजा गोपाल ये सब चाल चल रहा है। जीव ज्योति के इस व्यवहार से अहंकारी राजा गोपाल बहुत अपमानित महसूस करता है। गहरी रात में उनके दरवाजे पर जोर जोर से कोई दस्तक देता है। दरवाजा खोलते ही परिवार देखता है बाहर राजा गोपाल खड़ा है। राजा गोपाल गुस्से में चिल्लाता है, तुम्हारी बेटी में कोई तहजीब नहीं है। मैं फोन करता हूं तो वो ठीक से बात नहीं करती, वो मेरा फोन काट देती है, उसकी इतनी हिम्मत। राजा गोपाल को रोकने के लिए जीव ज्योति पुलिस बुलाने की धमकी देती है। राजा गोपाल अपना फोन उसकी तरफ बढ़ाकर कहता है, किसी भी थाने में फोन कर लो, चेन्नई की सारी पुलिस मेरी जेब में है। फिर वो प्रिंस की तरफ देखकर चिल्लाता है, इस शहर को छोड़कर चले जाओ, उसे कहो वो मेरी तीसरी पत्नी बनेगी। तुम लोगों के पास फैसला लेने के लिए सिर्फ 2 दिन हैं। प्रिंस और जीव ज्योति के परिवार को धमकाकर राजा गोपाल उस रात वहां से चला जाता है। राजा गोपाल से बचने के लिए प्रिंस और जीव ज्योति के पास सिर्फ एक ही रास्ता था, चेन्नई छोड़कर भाग जाना। वे रातों रात भागने की कोशिश करते हैं लेकिन राजा गोपाल के गुंडों के हाथों पकड़े लिए जाते हैं। राजा गोपाल ने पहले से ही जीव ज्योति के घर के चारों ओर अपने गुंडे तैनात कर रखे थे। वे प्रिंस और जीव ज्योति को एक गोदाम में ले जाते हैं। राजा गोपाल वहां पहुंचकर जीव ज्योति से कहता है, तुमने क्या सोचा तुम मुझसे बचकर भाग जाओगी? मैं चाहूं तो अभी तुम्हारे साथ कुछ भी कर सकता हूं, लेकिन मैं ऐसा नहीं करूंगा। मैं तुम्हें अपनी तीसरी पत्नी बनाना चाहता हूं। मैं तुम्हें 1 हफ्ते का समय देता हूं, इस दौरान मेरी पत्नी बनने के लिए तैयार हो जाओ। और प्रिंस से कहता है, आखिरी बार कह रहा हूं, जीव ज्योति की जिंदगी से दूर हो जाओ, इस शहर को छोड़कर चले जाओ। जीव ज्योति और प्रिंस राजा गोपाल के गंदे इरादों के खिलाफ लड़ते लड़ते थक चुके थे। वे समझ नहीं पा रहे थे कि उससे कैसे बचें। इसी समय कहानी में एक नया मोड़ आता है। एक सहानुभूतिपूर्ण दोस्त डैनियल की एंट्री होती है। डैनियल राजा गोपाल का ही गुंडा था। पहले वो जीव ज्योति और प्रिंस का भरोसा जीतता है, फिर उन्हें सलाह देता है कि लोकल थाने में जाने से कोई फायदा नहीं होगा, उन्हें पुलिस कमिश्नर के पास जाना चाहिए। जीव ज्योति और प्रिंस सच में कमिश्नर के पास जाते हैं और जीव ज्योति वहां 40 पन्नों की लिखित शिकायत जमा करती है। डैनियल फिर भरोसा दिलाता है वो दोनों को शहर से बाहर निकलने में मदद करेगा, लेकिन ये भी एक जाल था। इसके बाद डैनियल कहता है, तुम्हारी कहानी को मीडिया में एक पत्रकार के जरिए दिखाना होगा ताकि तुम राजा गोपाल के चंगुल से बाहर निकल सको। फिर वो उन्हें एक पत्रकार से मिलाने के बहाने हाईवे के किनारे बुलाता है। वहां पहले से 2 एम्बेसडर गाड़ियां खड़ी थीं। एक गाड़ी से राजा गोपाल उतरता है और दूसरी गाड़ी से डैनियल और उसके गुंडे, जिनके हाथ में चाकू और लोहे की रॉड थी। तभी उन्हें समझ आता है डैनियल ने उनके साथ धोखा किया है। गुंडे प्रिंस को बुरी तरह मारते हैं। राजा गोपाल आखिरी बार पूछता है, क्या वो जीव ज्योति को छोड़ देगा? प्रिंस मना कर देता है। दोनों को जबरदस्ती अलग कर दिया जाता है। यही था जीव ज्योति और प्रिंस का आखिरी मिलना। प्रिंस को एक अलग गाड़ी में बिठा दिया जाता है और जीव ज्योति को एक गांव में ले जाया जाता है जहां तांत्रिक उसके ऊपर झाड़ फूंक करने लगते हैं। तंत्र मंत्र शुरू हो जाता है। राजा गोपाल कहता है, जीव ज्योति के दिमाग से प्रिंस का भूत निकालना होगा, उसके बाद ही शादी होगी।
दर्द और तकलीफ में जीव ज्योति पत्थर की तरह चुप बैठी रहती है। प्रिंस को ले जाया जाता है कोडाइकनाल के पहाड़ी जंगल में। वहां डैनियल आखिरी बार प्रिंस से कहता है, जीव ज्योति की जिंदगी से दूर हो जाओ, इस शहर को छोड़ दो, नहीं तो तुम्हें मार दिया जाएगा। मौत सामने होने के बावजूद प्रिंस जीव ज्योति को छोड़ने से मना कर देता है और फिर उसका गला दबाकर बेरहमी से हत्या कर दी जाती है। उसकी लाश को कोडाइकनाल की खाई में फेंक दिया जाता है। राजा गोपाल के लोगों को लगा था कि कोई कभी प्रिंस की लाश नहीं ढूंढ पाएगा, लेकिन सच हमेशा छुपा नहीं रहता। इधर प्रिंस की हत्या के बाद राजा गोपाल जबरदस्ती जीव ज्योति के गले में माला डालकर उससे शादी कर लेता है और वही तांत्रिक वहीं पर प्रिंस का अंतिम संस्कार भी कर देता है। इन सब के बाद राजा गोपाल जीव ज्योति को उसके घर छोड़कर कहता है, तैयार रहना, मैं तुम्हें शाही तरीके से अपनी पत्नी बनाकर घर ले जाऊंगा। जीव ज्योति अंदर से पूरी तरह टूट चुकी थी। दुख और दर्द में वो पत्थर बन गई थी। शायद उसे अंदाजा हो गया था कि प्रिंस अब इस दुनिया में नहीं है। वो खाना पीना छोड़ देती है। राजा गोपाल से बचने के लिए जीव ज्योति का परिवार भागकर अपने पुराने गांव चला जाता है। उधर पुलिस प्रिंस की तलाश में जीव ज्योति के गांव पहुंचती है। वहीं से उन्हें पता चलता है कि कैसे राजा गोपाल ने अपनी ताकत और रसूख के दम पर जीव ज्योति की जिंदगी बर्बाद कर दी। पुलिस सुरक्षा के बीच जीव ज्योति अपनी 40 पन्नों की शिकायत लेकर थाने पहुंचती है। शिकायत के आधार पर राजा गोपाल के खिलाफ एफआईआर दर्ज होती है। डोसा किंग पी राजा गोपाल को गिरफ्तार कर लिया जाता है। इस घटना से पूरा चेन्नई हिल जाता है। डैनियल समेत सभी पकड़े जाते हैं। डैनियल कबूल करता है कि प्रिंस की हत्या करके उसकी लाश को कोडाइकनाल में फेंक दिया गया था। ट्रायल के दौरान कई कर्मचारी कोर्ट के बाहर जमा होते थे। कुछ रोते हुए कहते थे, अन्नाची ने हमारे परिवार को बचाया है। सरवाणा भवन के कर्मचारियों के लिए राजा गोपाल भगवान जैसा था। ट्रायल के दौरान राजा गोपाल बार बार केस को दबाने की कोशिश करता है। अपने पैसे, ताकत और प्रभाव के दम पर वो बार बार केस को प्रभावित करने की कोशिश करता है। फिर भी पुलिस द्वारा जुटाए गए सबूतों के आधार पर 2004 में सेशंस कोर्ट ने राजगोपाल को दोषी ठहराया। गैर इरादतन हत्या के मामले में उसे 10 साल की सजा सुनाई गई। लेकिन चेन्नई पुलिस इससे संतुष्ट नहीं थी, क्योंकि सारे सबूत राजगोपाल के खिलाफ थे। वही इस हत्या का मास्टरमाइंड था। इसीलिए पुलिस ने सबूतों के आधार पर फिर से हाईकोर्ट में अपील की। 2009 में मद्रास हाईकोर्ट ने अंतिम फैसला सुनाया। ये कोई दुर्घटना नहीं, बल्कि साफ साफ हत्या थी। इसीलिए सेशंस कोर्ट का फैसला रद्द कर दिया गया और हाई कोर्ट ने राजगोपाल को उम्र कैद की सजा सुनाई। उस समय राजगोपाल की उम्र 72 साल थी, लेकिन गिरफ्तारी से ठीक 4 दिन पहले वो अचानक बीमार पड़ गया और अस्पताल में भर्ती हो गया। 10 दिन बाद खबर आई, दिल का दौरा पड़ने से उसकी मौत हो गई। किस्मत का कैसा खेल। जीव ज्योति, जिसने 10 साल तक सब कुछ खोकर सिर्फ न्याय के लिए लड़ाई लड़ी, उसे न्याय तो मिला, लेकिन अपने अपराधी को सजा भुगतते हुए कभी नहीं देख पाई। जिसे उम्र कैद हुई, वो एक दिन भी जेल के अंदर नहीं गया। जीव ज्योति कहती है, मैं चाहती थी कि मैं अपनी आंखों से उसकी सजा देखूं, लेकिन ये कभी पूरा नहीं हो सका। जीव ज्योति का ये दर्द शायद कभी खत्म नहीं होगा। इतनी लंबी लड़ाई के बाद भी न्याय मिलने के बावजूद वो अपने अपराधी को सजा भुगतते हुए नहीं देख पाई। आज जीव ज्योति एक टेलरिंग शॉप चलाती है। वो ब्राइडल ड्रेस डिजाइन करके अपना जीवन चला रही है। अगर ये सच्ची घटना आपको अंदर से हिला दे, तो ऐसी और सच्ची कहानियां जानने के लिए जुड़े रहिए और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए। नमस्कार, फिर मिलेंगे एक नई कहानी के साथ।